हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1, जिसका हम पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मणिपुर। ठीक है, इससे पहले हमने हैदराबाद पढ़ा था। ठीक है, हैदराबाद के बारे में जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको पिछले वीडियो में दे दिया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाके वो वीडियो देखिए, हैं आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए, अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं मणिपुर। ठीक है, मणिपुर क्या है, कैसे है। ठीक है, हमने हैदराबाद के बारे में जाना था कि हैदराबाद को लेकर के किस तरह की समस्या उत्पन्न हुई थी और हैदराबाद के लिए कितना संघर्ष हुआ। तो अब हम जानेंगे मणिपुर के लिए क्या क्या हुआ था। ठीक है, देखिए बिना टाइम जाया कर हम पढ़ने पे शुरू करते हैं। देखिए पहला देखिए, हम महत्वपूर्ण बात बता देती हूँ आपको कि हम ये इस चैप्टर में से रियासतों का विलय में सबसे ज़्यादा हैदराबाद आता है, उसके बाद मणिपुर आता है। अगर ये सब आया तो समझ लीजिए ये 6 नंबर से कम नहीं आएगा। ठीक है, जिसमें हैदराबाद, मणिपुर और जम्मू कश्मीर वो तीनों होंगे। ठीक है, यानी 2-2 नंबर के सब होंगे, वो आपको लिखना पड़ेगा। उतना समझ में आ गया। आगे देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। ठीक है, बिना टाइम जाए करें हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज़ादी के चंद रोज बाद पहले ही मणिपुर की महाराजा चंद्र बोस सिंह। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि बार बार पूछा जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि मणिपुर के जो राजा थे, महाराजा थे, उनका क्या नाम था। ठीक है, दूसरा हैदराबाद के लिए पूछा जाता है तो उसका हमने पढ़ा था निजाम। ठीक है, याद रखना, निजाम भूलना नहीं, वो हैदराबाद का था। और ये है मणिपुर का जो है बोध चंद्र। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, भारत के साथ भारतीय संघ में अपनी विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, इसकी वजह में उन्हें आश्वासन दिया गया कि मणिपुर आतंकी सत्ता बरकरार रहेगी। ठीक है, अब इसमें ये बताया, जैसे हुआ ये था कि जब आज़ादी से कुछ दिन पहले ही क्या हुआ था कि हमारे जो मणिपुर के जो राजा थे बोधचंद्र, उन्होंने क्या किया था, सहमति पत्र पे हस्ताक्षर किया था। ठीक है, उनको ये बात भी कही गई थी कि वहाँ जो आंतरिक स्वसत्ता है वो बरकरार रहेगी। आप परेशान मतलब मनो, यानी कि वो जो है ना, उनका शासन रहेगा, आंतरिक रूप से रहेगा। ठीक है, इसमें कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, ऐसा क्या किया था, ऐसा सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इसमें समस्या आज तक उत्पन्न हुई है। ठीक है, आगे देखिए, जनमत के बदलाव में महाराजा ने 1948 के जून की चुनाव करवाया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत संवैधानिक स्वतंत्र कायम हुआ। ठीक है, मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां पर सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार अपनाया गया। देखिए, 1 नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि सार्वभौमिक मताधिकार कौन सा पहला भारत का पहला भाग है जिसमें अपनाया गया, तो वो है मणिपुर, जिसमें सार्वभौमिक मताधिकार सबसे पहले अपनाया गया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं। देखिए, मणिपुर की विधानसभा में भारत में विलय सवाल पर गहरे मतभेद थे। महत्वपूर्ण, मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थी। यानी जो कांग्रेस थी वो चाहती थी कि ये भारत में मिल जाए, लेकिन जो दूसरी पार्टी थी वो इसके खिलाफ थी। ठीक है, मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा में परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराजा पर दावा डाला कि भारत संघ में शामिल होने में समझौते पर हस्ताक्षर कर दे। ठीक है, अब क्या हुआ, उन पे क्या किया गया, दबाव डाला गया था। इसलिए मणिपुर आज भी क्या कहते हैं कि मणिपुर पे अपना, अब जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर था ना, उस तरह समझ लीजिए इसमें धारा 171 चलता है, 371 चलता है। ठीक है, 370 है, यहाँ पर क्या है 370 धारा है
और वहाँ धारा 371 है। ठीक है, इतना समझ में जी, ये 370 और 71 धारा दोनों जम्मू कश्मीर और मणिपुर को लेकर है। ठीक है, आगे देखिए, भारत सरकार को इसके सफलता मिली मणिपुर में इस दबाव को लेकर लोगों में क्रोध, नाराजगी का भाव पैदा हुआ। इसके असर आज तक देखा जा सकता है। देखिए, मैंने वही बताया कि आज तक इस पे असर देखा जा सकता है, यानी जो धारा 370 और 71 है वो जम्मू कश्मीर और मणिपुर से ही लेकर मणिपुर को लेकर है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो धारा थी वो तो हट गई। ठीक है, 370, लेकिन अब मणिपुर की 371 अभी तक चली आ रही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया। यानी 371 कहाँ लगी थी? मणिपुर में लगी थी, और 370 जो है वो जम्मू कश्मीर लगी थी। जम्मू कश्मीर की जो धारा थी वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मणिपुर की अभी भी धारा 370-71 चल रही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आगे देखिए, राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन किस तरह से हुआ? देखिए, पहले अब क्या हुआ कि अब भारत में तो सारी चीज़ों को शामिल तो कर लिया, अब उनका पुनर्गठन करना था। तो लोग क्या कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि हमें भाषा के आधार पर अलग कर दिया जाए, हमारे राज्यों को अलग कर दिया जाए। इस तरह से पुनर्गठन की समस्या उत्पन्न हो रही थी। यानी कोई धर्म के आधार पर, कोई जाति के आधार पर, कोई भाषा के आधार पर अपने देशों को, अपने राज्यों को अलग करना चाहते थे। ये समस्या उस वक्त आ रही थी। तो देखिए, पढ़ते हैं क्या था। बंटवारे और देशी रियासतों का विलय के साथ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। भारतीय प्रांतों में आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती अभी सामने थी। यही महज प्रांतीय विभाजन का मसला न था। प्रांतों की सीमाओं को इस तरह करने की चुनौती की देश की भाषाओं और भाषाई सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले, साथ ही राष्ट्र की एकता और अखंडता भी ना हो। देखिए, अब इसमें ये हुआ कि लोग क्या चाहते थे? पुनर्गठन चाहते थे, लेकिन जब बात आती है कि पुनर्गठन की, तो जनता जो मतलब कि हमारे देश की सरकार थी, सरकार क्या चाहती थी? सरकार चाहती थी कि सबकी सांस्कृतिक और भाषा आधार पे जो मतलब सांस्कृतिक धार्मिक जो भी समस्या है वो कम हो जाए, लेकिन जो हमारे देश की एकता है वो भी बनी रहे। ठीक है, ये क्या चाहते थे हमारी देश की सरकार। तो देखिए, हमारे इसमें ये भी सबसे पहला जो हैदराबाद और तेलंगाना जो है, पहले आप सभी को पता होगा कि दोनों एक में था। ठीक है, अब दोनों एक में तो था, लेकिन दोनों को क्या किया गया? उनको बांटा गया। क्यों बांटा गया? क्योंकि वो अपने राज्यों को अलग करना चाहते थे हैदराबाद से। ठीक है, और दोनों राज्य जो थे वो भाषा के आधार पर अलग हो गए। तब से क्या हुआ इसमें, मतलब कि पहले हर तरह से, यानी कोई धार्मिक रूप पे, कोई सांस्कृतिक रूप पे क्या करते थे? अपना राज्य को अलग करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने संविधान में संवैधानिक रूप से ये घोषित कर दिया कि जब भी अगर राज्यों का बंटवारा किया जाएगा तो वो किस रूप से किया जाएगा? वो किया जाएगा सिर्फ भाषाई आधार पर, ना कि सांस्कृतिक पे, ना ही किसी धार्मिक रूप पे। इतना समझ में आ गया आपको? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। औपनिवेशिक शासन के समय में प्रांतों की सीमाओं प्रशासनिक सुविधा की लिहाज से तय की गई। यह ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्रों को जीत लिया हो, उतना क्षेत्र एक अलग प्रांत मान लिया जाता था। ठीक है, प्रांतों की सीमा इस बात पर भी तय थी कि किसी रजवाड़े के अंतर कितना इलाका शामिल है। ठीक है, अब देखिए, सीमा अगर मान लीजिए अलग करने की बात की, तो उसमें देखा जाएगा पहले कितना हिस्सा है। मान लीजिए ये छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, अब उसको मैं भाग कर दे तो कहाँ जाएगा वो चीज़? अगर बड़ा हिस्सा है तो उसमें से बांटा दिया जाए तो माना जाएगा कि हाँ ये इतना हो गया, ये इतना भाग हो गया, इतना भाग गया। लेकिन जब छोटा सा हिस्सा हो तो उसमें क्या बंटवारा करना जाए, क्या किया जाए? ठीक है, वही वाली बात है। इतना समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं।
आगे देखिए, आंध्र गठन के साथ देश के दूसरे हिस्से में भाषाई आधार पर गठित करने के संघर्ष पता चल पड़ा। ठीक है, अब देखिए मैंने हैदराबाद बोल दिया था, बाई मिस्टेक हैदराबाद पढ़ी थी, इसलिए मेरे दिमाग में हैदराबाद आ गया था। लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आपको पता होगा दोनों एक था, लेकिन उन दोनों को बांट दिया गया किस के आधार पर, भाषा के आधार पर। जब उसको बांट दिया गया तो फिर क्या हुआ, जो बाकी जो राज्य थे वो क्या चाहते थे, वो भी इसकी तरह से संघर्ष करना लग गए ताकि सारी देश यानी हमारा भी राज्य अलग किया जाए। ठीक है, ऐसी समस्या उत्पन्न होने लगी थी। तो हमारा जो आंध्र प्रदेश है, जब उसका चुनाव किया गया था यानी उसको अलग किया गया था, तो वो 1952 में हुआ था। ठीक है, 1952 में 3 जुलाई को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, कई बार पूछा भी जाता है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि क्या है। इन संघर्षों के बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। ठीक है, कब बना था राज्य पुनर्गठन आयोग? 1952 में। ठीक है, 3 में। इस बात को याद रखने का। इस आयोग का काम था राज्यों के सीमांकन के मामले में पर गौर करना। इसमें अपनी रिपोर्ट में स्वीकृति किया कि राज्य की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग ने रिपोर्ट के आधार पर 1956 के राज्य में पुनर्गठन अधिनियम पास किया। ठीक है, इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित देशों को बनाया गया। देखिए, अब हुआ ये कि भाषा के आधार पर सब मांग करने लगे। तो पहले ही हमारे जो संवैधानिक रूप से हमारे संविधान में जो लिख दिया गया था वो ये था कि कभी भी राज्यों का बंटवारा होगा तो वो सिर्फ भाषा के आधार पर होगा, ना कि राज्य या सांस्कृतिक रूप पे होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि राज्यों का बंटवारा होने लग गया। तब लोगों ने देखा कि ये बंटवारा तो हो रहा है, लेकिन किस तरह से होना चाहिए, भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो उसकी जांच किसने की? राज्य पुनर्गठन आयोग ने की। तो इससे क्या हुआ, 14 राज्यों और 6 केंद्र प्रशासित देश को बनाया गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतना समझ में आ गया तो आपको, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये हमारे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और वीडियो को अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कर दीजिए। तब के लिए